आज इस वीडियो का दूसरा लेक्चर है। हम लोगों को पता है कि 2023 में जो भी करना है, एक नियम है कि लगातार करना है। और हम लोग 50 क्वेश्चन पर डे लाएंगे एमसीक्यू, और जो पिछले प्रीवियस ईयर रहेगा बीपीएससी का। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो ये नहीं करें, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट बीपीएससी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत की हुई थी कहाँ? तो राजगिर में। ठीक है, राजगिर का पुराना नाम राजगिर है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का मिलान करें। मिलान करने वाला था। तो पहला जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, निधन कुशीनगर में। तो आगे आते हैं, निधन कुशीनगर में। तीसरा क्वेश्चन है बोधगया। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। और फिर आते हैं बोधगया में महाबोधि मंदिर। चौथा क्वेश्चन है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ बनाया गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। ठीक है, आगे आते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। और फिर सातवां क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, और यहाँ 8वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। और जिसके संस्थापक तो कौन थे? कुमार गुप्त थे, यानी सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने ही इसमें दान दिए थे। 9 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ बौद्ध दर्शन के लिए बहुत सारे ये यात्री आए, ह्वेनसांग आए, फायान आए इत्यादि। 10वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी प्रथा का किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रथा तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसापुर 6ठी शताब्दी में। ईसापुर 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं 12वां क्वेश्चन में कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगिरी में और पाटलिपुत्र में। 2 ऑप्शन था उसमें, तो दोनों होगा। ठीक है, एक से अधिक ये ऑप्शन होता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग दोनों याद कर लेंगे। पहले था गिरिव्रज या राजगिर था, बाद में बन गया पाटलिपुत्र, ये रिपीट होगा। 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन बोल रहा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज पुराना नाम है राजगिरी का। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14वां क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के अपना शासन स्थापित किया था। उसके पश्चात आते हैं 15वां 16वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पुस्तक में वर्णित हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था मगध के सम्राट। तब सिकंदर महान ने उस पर आक्रमण करने का अभियान किया था। उसी को बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत एफर्ट किया था चाणक्य के साथ मिलकर। आगे आते हैं 17वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, किस चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन में आता है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन। और वहाँ पे अष्टप्रधान और एक और होता है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 20वां अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। और फिर आगे आते हैं 21वां क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका का क्षेत्र जो अशोक के शासन में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, 22वां क्वेश्चन में आते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था बौद्ध सभा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत भाषा, अधिकतर इनके शिलालेखों के प्राकृत भाषा है। और उसके बाद आते हैं 24वां में, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि इधर से दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, इधर से दाहिने से बाईं। ठीक, उसके बाद आते हैं
आते हैं कौन सा क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन पे। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो इसमें ऑप्शन ई होगा, इसमें बहुत सारे आंसर हैं। तो शांति अहिंसा होगा, बड़ों का सम्मान होगा एवं धार्मिक सहनशीलता होगा। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भारभू स्तंभ, भारभू यानी बैराट स्तंभ। ठीक है, इसको 27वां क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। अशोक प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे शिलालेखों में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। और मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन किस पुस्तक में किया गया है? तो इंडिका में किया गया है, इंडिका में। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो अज्ञात, इसका पता नहीं है कि किसने लिखा है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। ठीक है, इरिथियन सी। और 32वां क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो आगे आते हैं, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासन ने अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासन ने अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पे सर्वप्रथम 2 बार लिखा गया। और यहाँ पे आते हैं, किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो बीमा कडफिसेस ने किया था जारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली कला की गांधार शैली? तो कुषाणों के समय में। ये इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुषाणों के समय कला की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? तो गांधार शैली। 36वां क्वेश्चन में आते हैं, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की कश्मीर में आयोजित की? तो चतुर्थ कनिष्क होगा, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 37 में, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कनवा, यानी कनवा को कण्व वंश भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किसके लेख से जुड़ा? तो हाथी गुफा लेख से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी बंदरगाह है कौन? कल्याणा तथा कैवे 2 बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है गुप्त काल में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश इतना अधिक दान में दिया था किया इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था, यानी 1/6 भाग था जो इन्होंने भू राजस्व लिया करता था। और 43 क्वेश्चन नंबर आते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की देन अत्यधिक थी भागवत संप्रदाय के विकास में। 44 क्वेश्चन में आते हैं, किसने सर्वप्रथम यह व्याख्या की पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने बताया कि घूर्णन के पश्चात ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। ठीक है, कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? उसमें सुश्रुत होगा, जो शल्य क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है, वो उसमें बीपीएससी के गाइड में लिखा हुआ। ठीक है, तो 46 में आते हैं, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेन सांग थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ह्वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। मथुरा सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और कवि बाण यानी वान भट्ट कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का निवासी था। ठीक है, कवि वान भट्ट कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का निवासी था। चीनी यात्री इत सिंह बिहार भ्रमण कब किया था? तो 675 से 85 ईस्वी के बीच में वे बिहार में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय तक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, समझ सकते हैं आप, दोनों सिमिलर है। ठीक है, आगे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका PDF कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स।